फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खंडेलवाल और बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में 12th का जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? यूनिट फर्स्ट, स्थिर वैद्युतिकी। और हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। और मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि हर चैप्टर का हमको बोर्ड का पैटर्न पता होना चाहिए कि हमारा जो 56 मार्क्स का पेपर है उसमें से कितने नंबर का वो चैप्टर वेटेज रखता है। तो ये जो आपकी यूनिट फर्स्ट है जिसमें आप 4 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, उन चारों चैप्टर्स का वेटेज मिला के कितना है? 7 मार्क्स का है। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आवेश के बारे में, एक तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में समझाया था, विद्युत आवेश के बारे में समझाया था, और आवेश के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीजें हमने देखी थी। साथ में आवेश के मात्रक देखे थे। अब बच्चों, आगे हमको आज क्या पढ़ना है? आवेशित किस प्रकार से, आवेशन के प्रकार, यानी किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे करते हैं वो समझना है, और आवेश के गुण समझने हैं। और उसके बाद हम कूलॉम का नियम, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। डेरिवेशन को यूं टिप्स में हम समझ लेंगे, किसी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हुए मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको बस समझना है, सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इतना सा और आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल मैंने आपको आवेश के मात्रक के बारे में बताया था। आवेश की विमा क्या होती है? आपने धारा का, विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ेंगे। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यहां से Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी, धारा इंटू समय। धारा आपने पढ़ा है कि मूल राशि है, 11th क्लास में पढ़ा है मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। तो धारा की विमा क्या होती है? एम्पियर का A1। समय की विमा क्या होती है? T1। और ये विमा किसकी होती है? विद्युत आवेश की। एक बात और आपको याद रखनी है कि आवेश जो होता है, आवेश क्या होता है? अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि होता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वस्तु का गुण है, हर वस्तु में आवेश होता है। आपने पढ़ा है प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो गुण है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमको समझना है आवेशन के प्रकार। आवेशन यानी आवेशित किसी वस्तु को कितने प्रकार से किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं आवेशन के प्रकार। तो इसमें बच्चों, सबसे पहले हम आवेशित कैसे करते हैं वो समझना है। तो इसको हम बोलते हैं चालन या स्पर्श द्वारा आवेशित करना। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशित करना, क्या मीनिंग है इसका, क्या मतलब है? चालन का मतलब समझते हैं आप? चालन, स्पर्श का मतलब तो पता है आपको, टच करना। तो टच करके हम किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं वो आप देखेंगे। ये चीज, ये इस टॉपिक में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। तीनों पॉइंट्स कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए, वहां हमको सीधा ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये कोई वस्तु है, ये कोई चालक है, गोलाकार चालक है। इस पर मान लीजिए कि Q मान का आवेश है। कितना आवेश है इसमें? इस पर Q मान का। ये एक अनावेशित गोला है। अनावेशित यानी इस पर चार्ज का मान क्या है? 0। और इस पर चार्ज है, ये क्या है? आवेशित गोला। आवेशित यानी चार्ज है, अनावेशित मतलब चार्ज नहीं है। ये दोनों भी अलग अलग है। हम अगर इसको इसके टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो क्या होगा? ये पहला गोला, इसको इसके टच किया तो क्या होगा बच्चों? ये जो आवेश था वो आवेश इन दोनों गोलों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्यू आवेश है, अब ये क्यू आवेश इस पे और इस पे
दोनों पर अगर फैल जाता है, यहां भी फैल गया और यहां भी फैल जाता है, आवेश कहां फैलता है? सतह पर, तो यहां आवेश हो जाएगा q/2, यहां आवेश हो जाएगा q/2। दोनों पर आवेश का मान कितना हो जाएगा? q/2, यानी आधा आधा रह जाएगा। जितना यहां पर धनावेश था, अब वही धनावेश इन दोनों गोलों पर आधा आधा रह जाता है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। ये कोई वस्तु है, ये पहला गोला है, मान लीजिए चालक गोला है, इस पर मान लीजिए q/2 आवेश है। ये दूसरा चालक गोला है, इस पर भी आवेश है, कितना है? इस पर भी q/2 आवेश है। अब इन दोनों ने टच किया तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? आवेश दोनों पे फैलेगा, यह आवेश दोनों गोलों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन कितना होगा? इन दोनों का बीजगणितीय योग करके 2 का भाग दोगे, ये अब आवेश जो दोनों गोलों पर रह जाएगा। q डैश क्या है? दोनों गोलों पर अब जो आवेश रहेगा, कितना रहेगा? क्या हो जाएगी वैल्यू? ये आपके पास क्या आ जाएगा? q + q/4। उसको आप सॉल्व करेंगे, ऐसा आ जाएगा। तो न्यू वैल्यू क्या आएगी? q/2। यानी इस पर, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ एक चीज, जिसको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। इसमें मान लीजिए कि आप -q/4 आवेश है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर q/2 आवेश है, वहां पर कितना? -q/4। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के टच हुए तो दोनों पर कितना आवेश हो जाएगा? तो यहाँ मान लीजिए नया आवेश इन दोनों पर, इस पर आवेश का मान कितना था? q/2, इस पर आवेश का मान कितना था? -q/4। अपॉन क्या करोगे? 2 का डिवाइड करोगे, तो नई वैल्यू क्या आएगी आपके पास? q/2। इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों? एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ पे नई वैल्यू क्या आएगी? 2q - q/4, और साथ में क्या बचा है? 1/2। तो नई वैल्यू क्या हुई? 2q - q कितना? q, 4 × 2 8, यानी कि दोनों गोलों पर अब कितना आवेश बचेगा? q/8। समझे बात को? ये समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में यूज होगा। ये आपका पहला मेथड था, पहला आवेशित करने का प्रक्रिया थी, प्रकार था। सेकंड में आपको बता रहा हूं आवेशित कैसे करते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशित करना, घर्षण द्वारा आवेशित करना। कैसे आवेशित किया जाता है घर्षण द्वारा? ये मान लीजिए एक कांच की छड़ है। कांच पता है आपको सभी, कांच क्या होता है? कुचालक, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। कांच की छड़ ली है हमने, इसको एक रेशमी कपड़े से, रेशमी कपड़ा यानी कि सिल्क जो होता है कपड़े में, वो सिल्क के कपड़े से घर्षण करें, घिसा, तो क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। आपने पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ होता है, उसके परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। तो क्या होता है? यहां से मैं इसको यही बता देता हूं, यहां जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ में प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, इसके परमाणु में, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। ये आपने कल भी पढ़ा था। और रेशमी कपड़े के परमाणु में भी ऐसे ही होगा। लेकिन जब हम घर्षण करेंगे तो यहां क्या होगा? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। कहां होगा स्थानांतरण? ये कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन? रेशमी कपड़े की तरफ। तो उसकी वजह से क्या होगा? यहां कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, क्योंकि
आपने पढ़ा है जितना धनावेश था, जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है परमाणु में, उतना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इस छड़ पर ज्यादा अतिरिक्त मात्रा में आवेश कौन सा रह जाएगा, प्रोटॉन का धनावेश। तो छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, धनावेशित कांच की छड़। और इलेक्ट्रॉन कहां गए, यहां से निकलकर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रेशमी कपड़े पे। तो कपड़ा क्या हो जाएगा, कपड़े पर अतिरिक्त आवेश कौन सा आ जाएगा, ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों का। तो कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित रेशमी कपड़ा। तो समझ रहे हैं बात को, इलेक्ट्रॉन के जाने से जो छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। यहां तक आप नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में मैं जस्ट बोर्ड को साफ करके आपको बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको देखें, इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसके आज से मैं आपको क्वेश्चंस भी डालूंगा ग्रुप में, तो आप क्वेश्चंस भी इसको देखें, स्टडी करें। यूट्यूब पर चैनल जो आप सब्सक्राइब किया हुआ है आप वहां देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो वहीं पर कमेंट करें, मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में मैं अभी बता रहा हूँ आपको। बच्चों उसी प्रोसेस में अभी जो आपने समझा, मैं उसमें एक चीज और यहां पर आपको बताता हूं कि अगर हम एक प्लास्टिक की छड़ लेते हैं। अच्छा, मैं कौन सा पॉइंट बता रहा हूं, वही सेकंड पॉइंट, कौन सा वाला, घर्षण द्वारा आवेशित करना। आपने अभी फर्स्ट वाला देख लिया था क्वेश्चन, मैंने उसको हटा दिया है। अभी मैं उसी में एक और तरीके से घर्षण द्वारा कैसे आवेशित करते हैं बता रहा हूं। ये एक प्लास्टिक या प्लास्टिक की छड़ है, या एक पदार्थ होता है उसको बोलते हैं एबोनाइट, एबोनाइट की छड़। इसको हम किसी ऊनी कपड़े से या ऊनी कपड़ा के जैसा ही, क्या होता है फर, ऊनी कपड़ा क्या होता है, थोड़ा उसकी सतह जो होती है वो असंतुलित होती है, उसमें घर्षण ज्यादा उत्पन्न होता है। तो प्लास्टिक को जब हम ऊनी कपड़े से घर्षण करवाते हैं तो घर्षण के कारण क्या होगा, पहले जो होगा उसका उल्टा होगा। क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऊनी कपड़े से क्या आ रहे हैं, प्लास्टिक की छड़ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि, और यहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा में क्या हो रही है, कमी। तो इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ने से यहां जो अतिरिक्त आवेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणावेश। तो ये जो प्लास्टिक की छड़ है ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़। और वो जो ऊनी कपड़ा था जहां से इलेक्ट्रॉन आए, ये क्या हो जाएगा, धनावेशित, धनावेशित ऊनी कपड़ा। और यहां पर आवेश कौन सा अतिरिक्त मात्रा में रहेगा, प्रोटॉन का धनावेश, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन बहुत सारे उधर चले गए। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, बच्चों एक चीज समझना ध्यान से आपने, इसका जो हमने ये दोनों डायग्राम बना के जो चीजें समझी है, मैं उसका निष्कर्ष बता रहा हूं। हमने निष्कर्ष क्या निकाला इस चीज का, क्या समझे हम यहां से, कि कोई भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का धनावेशित और ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर, यानी इलेक्ट्रॉन के जाने या इलेक्ट्रॉन के आने के कारण संभव होता है। कैसे होता है, आपने पहले वाले डायग्राम में देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण क्या होता है, वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होती है, या ऋणावेशित होती है। अब कैसे होती है,
आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपने देखा कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रेशमी कपड़े पे, तो कांच की छड़ क्या हो गई थी, धनावेशित, और रेशमी कपड़ा जो था वो क्या हो गया था, ऋणावेशित। और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे कि यहां आपने देखा कि यहां आपने क्या देखा, धनावेशित ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, प्लास्टिक की छड़ पे, तो छड़ क्या हो गई, ऋणावेशित, और कपड़ा क्या हो गया, धनावेशित। तो किसी भी वस्तु के धनावेशित या ऋणावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है, ना कि प्रोटॉन। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण धारा प्रवाहित होती है। इस धारा का आपने सूत्र क्या पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, आवेश के प्रवाही दर को धारा कहते हैं, और यहाँ आवेश कौन सा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा, और इस धारा को हम क्या कहते हैं, घर्षण धारा। घर्षण धारा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने समझा भी कि घर्षण करने से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब समय के सापेक्ष किसी भी पदार्थ से प्रवाहित होता है तो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को क्या बोलते हैं, घर्षण धारा बोलते हैं। तो ये दूसरा प्रकार हुआ बच्चों आवेशित करने का। तीसरा प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा प्रकार क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित करना। प्रेरण द्वारा आवेशित करना। प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे किया जाता है, ये मान लीजिए क्या है, ये दो कुचालक गोले हैं, ये क्या है, दो कुचालक गोले हैं, एक समान है, एक जैसे गोले हैं दो, सॉरी ये दोनों चालक गोले हैं, ये दोनों चालक गोले हैं, और इनको हमने कहाँ रखा है, कुचालक स्टैंड पर रखा है, इनको कहाँ रखा है, कुचालक स्टैंड पर रखा है, दोनों दूर दूर है। अभी इन पर कोई आवेश नहीं है, अभी इन पर बाहर से हमने कोई आवेश नहीं दिया इनको, तो ये क्या अनावेशित चालक गोले हैं। लेकिन अगर हम एक आवेशित छड़, ये एक धनावेशित छड़ है, इसको पहले वाले गोले के पास लाते हैं, इसको हमने क्या किया, पहले वाले गोले के पास में लेकर आए, और इस क्या होता है, उसकी वजह से यहां पर जो इस गोले के इलेक्ट्रॉन है वो इस छड़ की तरफ आकर्षित होते हैं। आपने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि धनावेश ऋणावेश दोनों आपस में एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो इस गोले के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धनावेशित छड़ की तरफ आएंगे, और यहां ये जो दूसरा गोला है, इस आवेश के कारण इस गोले के जो प्रोटॉन है वो प्रतिकर्षित होकर के और इस गोले के दूसरी तरफ चले जाएंगे। देखो बच्चों ध्यान से समझना, आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो ऋणावेश होता है वो धनावेश से आकर्षित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, और उस गोले के जो प्रोटॉन है वो इस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब हमने इस रॉड को यहाँ टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, दूर है थोड़ा सा, दोनों के बीच में दूरी है, और इस दूरी के कारण यहाँ आवेश एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरित हो रहा है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, सुनना समझना धीरे धीरे, है ना। जब भी किसी अनावेशित वस्तु को, ये दोनों क्या थे, गोले अनावेशित थे, तो इन दोनों अनावेशित गोलों को हमने क्या किया, एक धनावेशित छड़ के पास में रखा, तो क्या होता है
कि जो अनावेशित गोले हैं उसकी पास वाली जो सतह है वो इस छड़ के विपरीत प्रकृति से आवेशित हो जाती है और दूर वाली सतह छड़ के समान प्रकृति से आवेशित हो जाती है। यहाँ पर इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज था छड़ पे तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश आया और वहां पर प्लस क्यू आवेश आया। केवल आवेश की ध्रुवता बदल रही है। ध्रुवता यानी कि यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक हुआ, यहाँ वापस धनात्मक हुआ, लेकिन मान नहीं बदल रहा है। मान यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आवेश था वो एक समान रूप से दोनों गोलों पर वितरित हो गया, लेकिन आवेश की ध्रुवता अलग अलग है, एक पे ऋणावेश है और दूसरे पे धनावेश है। अगर हम इन दोनों गोलों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं, ये कांच की छड़, ये धनावेशित छड़ है, अगर हम इन दोनों गोलों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जैसा वो डायग्राम है वैसा ही रहता है। लेकिन अगर हम इस छड़ को हटा दें फिर इसके बीच की दूरी बढ़ाएं तो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट डायग्राम है, ये आपका सेकंड डायग्राम है, ये आपका थर्ड डायग्राम है। अब मैं फोर्थ डायग्राम यहाँ बनाने जा रहा हूँ। अब क्या होगा, दूरी बढ़ाने पर इसको थोड़ा सी यहाँ क्या होगा बच्चों, ये दोनों आवेश एक दूसरे से आकर्षित होंगे, यानी ये ऋणावेश इधर आ जाएगा, धनावेश इधर आ जाएगा, आकर्षित होंगे। और अगर हम और दूरी बढ़ाएं, लास्ट डायग्राम में हमने थोड़ी सी दूरी बढ़ाई इस छड़ को हटा के, तो ऐसा क्यों हुआ कि आवेश यहाँ आ गए, क्योंकि जो प्रेरण हो रहा था इस छड़ का आवेश धनावेश के कारण यहाँ ऋणावेश आकर्षित हो रहा था, धनावेश प्रतिकर्षित हो रहा था, वो समाप्त हो चुका है, फिनिश हो गया है वो। लेकिन अब ये आवेश एक दूसरे से आकर्षित तो होंगे, आपने पढ़ा है ऋणावेश धनावेश से आकर्षित होता है। और अगर ज्यादा दूरी बढ़ाते हैं तो अब क्या होगा, लास्ट डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आया, इसको हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो डायग्राम बना के बता रहा हूँ। अब क्या होगा, E D तक वो डायग्राम है। अब आप देखना, अगर हम इन दोनों गोलों के बीच की दूरी अधिक बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो ऋणावेश था और ये जो धनावेश है ये पूरे गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये गोलों की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ ऋणावेश वितरित हो चुका है, यहाँ धनावेश वितरित हो चुका है। तो इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित करना। इसमें हमने ना तो टच किया है वस्तुओं को, इस छड़ को हमने गोले के टच नहीं किया, छड़ दूर है तो दूर रखने के बावजूद यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण हुआ। इस धनावेश के कारण यहाँ से ऋणावेश इधर आया, धनावेश उधर चला गया, हमने दोनों गोलों के बीच की दूरी बढ़ाई तो भी क्या हुआ, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन छड़ को हटा देते हैं तो प्रेरण की घटना समाप्त हो जाती है। अब क्या होगा, ये ऋणावेश और धनावेश आपस में आकर्षित होंगे, और अगर और अधिक दूरी बढ़ाते हैं तो भी क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे ये आकर्षित होंगे और समान रूप से गोलों की सतह पर फैल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके आगे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपने क्या समझा है, आपने अभी समझा है किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन में यूज होगा। अब इसके बाद में हम लास्ट एक और आवेश के गुण समझेंगे, और वो गुण जो होंगे उनका क्वेश्चन में यूज भी होगा। कूलॉम का नियम समझेंगे जो एक डेरिवेशन वाला टॉपिक है, और उस पे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो समझना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको ये टॉपिक समझाया, कैसा लगा? और आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में डालें।
या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मुझे शेयर करें, या मुझे आप पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरा नंबर है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजें तो सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, देखेंगे समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। एंड हम इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई चीज़ों के साथ में। गुड बाय।